और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। कोडरमा में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकान के शटर में बाहर से तो ताला लगा दिया जाता है, लेकिन अंदर धड़ल्ले से खरीद और बिक्री का कारोबार चल रहा है। देखिए ये तस्वीरें, जो ये ग्राहक के तौर पर लोग दुकानों के अंदर मौजूद थे। बाहर से तो शटर डालकर ताला लगा दिया गया, धूल झोंकने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन अंदर क्या कुछ हो रहा था उसकी तस्वीर आपके सामने है। डोमचांच थाना क्षेत्र के कई मार्केट्स में इसी तरीके से लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई लोग इस दौरान पकड़े भी गए, जिसके बाद प्रशासन ने डोमचांच के 3 मार्केट कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया है। वहीं 8 दुकानों को सील भी किया गया। कोडरमा की तरह हजारीबाग में भी लोग चोरी छिपे दुकान चला रहे हैं। कल यानी शनिवार के दिन की अगर बात की जाए तो पुलिस ने इस दौरान कई दुकानों में रेड की। हजारीबाग मालवीय रोड पर हाफ शटर डाउन कर कपड़े की दुकानें खोली गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और इस दुकान का मोबाइल पर वीडियो शूट किया गया। वहीं दुकान के अंदर कई खरीदार बैठे हुए नजर आए, जिसे दुकान के बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन में कपड़े की दुकान को खोलकर रखा गया था। दुकान के भीतर एक साथ कई ग्राहक की मौजूदगी थी। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग जानबूझकर आफत को निमंत्रण दे रहे हैं। लापरवाही खुद अपने स्तर से बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन या यूं कहें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जब मनाया जा रहा है झारखंड में, कोशिश यही की जा रही है कि लोगों की जान बचाई जा सके, संक्रमण को कम किया जा सके, लोगों को व्यवस्थाओं की कमी का खामियाजा न भुगतना पड़े। लेकिन अपनी जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर जो लोगों को निभानी चाहिए, वहां पर साफ लापरवाही नजर आती है। कोडरमा और हजारीबाग की इन तस्वीरों से यही जाहिर होता है। कोविड पर मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ बैठक लगातार चलती हुई। 10 और 11 मई को बैठक जो है वो की जानी है और मुख्यमंत्री के स्तर से यह बैठक बेहद खास हो जाती है। कोरोना को लेकर के ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सांसद और विधायकों के साथ ये बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सांसद और विधायकों की मौजूदगी होगी। कल संथाल परगना प्रमंडल को लेकर बैठक और कल ही पलामू प्रमंडल पर भी बात की जाएगी। 11 मई को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और 11 को ही दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के साथ कोल्हान प्रमंडल पर भी चर्चा होगी। ये बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है, जो सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, ये बैठक और इस बैठक के पीछे का मकसद भी बिल्कुल साफ कि क्या हालात इस वक्त राज्य में हैं कोरोना को लेकर, किस तरीके से और क्या कुछ किया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानने की कोशिश के तौर पर इस बैठक को हम समझें। आंकड़ों के लिहाज से देखें, लगातार अगर 6000 के करीब लोग संक्रमित हो रहे हैं, अगर मौत का आंकड़ा 135 से 45-50 के बीच लगातार रह रहा है, तो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो कोरोना को लेकर जितने भी तैयारियां हैं, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। अब आगे सरकार को बहुत सारे निर्णय लेने हैं और एक अच्छी पहल आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। देर से ही सही पर दुरुस्त आए, कहते हैं कि देर से आए पर दुरुस्त आए। अब विधायकों के साथ और सांसदों के साथ एक वीसी होनी है। 2 चरणों में वीसी है, 10 और 11। आपने जैसा कि कहा कि 2 चरणों में ये 2 दिनों तक लगातार ये वीसी होगी और उसमें ये तय किया जाएगा, विधायकों से ये राय ली जाएगी, सांसदों से ये राय ली जाएगी कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से इस पर रोकथाम हो सके। हमारे साथ राज्य के पूर्व मंत्री और मांडर से वर्तमान विधायक बंधु तिर्की जी हैं। बंधु जी से बात कर लेते हैं। बंधु जी, ये जो कोशिश है, आप लोग सत्ता पक्ष में हैं इस वक्त, आपको लगता है कि ये कोशिश पहले होनी चाहिए थी? एक बार इससे पहले वाले चरण में जरूर हुआ था, इस बार थोड़ी देर हो गई। आप क्या राय देंगे सरकार को? देखिए, ये जो संसद और विधायकों के साथ में जो वीसी होने वाली है, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छी पहल है।
लेकिन मैंने पहले ही हमारे जो प्रभारी झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह जी से साथ जब वीसी हुई थी तो मैंने ये प्रस्ताव को रखा था। थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन चलिए अब अभी अगर विलम्ब सही पहल तो हुआ है कम से कम। तो अभी ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले सभी माननीय सांसद हो चाहे विधायक हैं, उनके अपने अनुसार अपने अपने क्षेत्र का उसका जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को इसके माध्यम से उसकी जानकारी हासिल होगी पूरा। लेकिन मैं इस पर ये कहूँगा कि जो हालात अभी जो बिगड़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ये बिल्कुल बहुत ही भयावह है। कल ही मैं बिल्कुल अविनाश, यानी देखिए ये कोशिश भले देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होती हुई नजर आती है, क्योंकि हर रोज जिस तरीके से 6000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पर ये कोशिश हर विधायक के स्तर से, सांसद के स्तर से होनी चाहिए और अब ये कवायद शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देवघर सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की फीता काटकर इसकी शुरुआत की जाती है। देवघर डीसी ने जानकारी दी कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ये अनोखी पहल है जिससे ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। फिलहाल इसकी शुरुआत की जा चुकी है। 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 9 छोटे सिलेंडर से इसकी शुरुआत हुई है। डिमांड के मुताबिक इसे बढ़ाया भी जाएगा। देवघर डीसी ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल समाज में एक सुखद संदेश देगा और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन यहां से मुहैया कराए जाएंगे। क्रॉस सोसाइटी के यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल शुरू किया है। इन्होंने यहाँ अभी के तत्काल के लिए 21 जंबो सिलेंडर और 9 बी टाइप के सिलेंडर और उसके साथ सारे सामान जो है यहाँ रहेंगे, ताकि इमरजेंसी में किसी को जिला में ज़रूरत पड़े तो तुरंत यहाँ से उनको दिया जाएगा, ताकि किसी को कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक तरह का ये जैसे हेल्थ एक लाइफलाइन की तरह ये होगा, तो इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को भी मैं शुभकामनाएं और साधुवाद दूँ। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने एक बेहतरीन देसी जुगाड़ निकाला है, जिससे अब एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाएगा। इस जुगाड़ में कोई अतिरिक्त खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ये जुगाड़ उन्होंने अपने पुराने स्टेथोस्कोप से बनाया है। यानी देखिए, इस जुगाड़ से ही एक साथ 2 लोगों को एक सिलेंडर से ऑक्सीजन जो है वो दी जा सकेगी। यानी कि 2 जिंदगियों को एक साथ बचाने की कोशिश एक सिलेंडर के जरिए ही हो पाएगी। आले के तीनों किनारों को उन्होंने हटा दिया, जिससे ये पाइपलाइन बन गया और स्टेथोस्कोप को जंबो सिलेंडर से जोड़कर 2 रोगियों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपने सभी सहयोगी डॉक्टरों को अपने पुराने स्टेथोस्कोप को दान करने को भी कहा है। फिट कर देते हैं तो दूसरे एंड पर हमको 2 आउटलेट मिल जाएगा और इसका नोजल हम निकाल करके, इसका ईयर पीस होता है, इसको निकाल देते हैं, इसको इसके हाथ से निकाल देते हैं और इसमें इसी तरह का 2 ट्यूब फिट करके 2 पेशेंट को एक साथ हम सप्लाई एक ही सिलेंडर से दे सकते हैं। ये हमारा हम लोग का अपना लोकल तत्काल व्यवस्था की तरह पेशेंट की जान बचाने के लिए सीमित संसाधन में कैसे उनकी सहायता करें, इसके लिए हम लोग ने सोच समझ करके बात को एक सोल्यूशन निकाला। तो रांची के उरमांझी में 5 साल पहले बनकर तैयार भवन आज भी उद्घाटन के इंतजार में ही है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस भवन में अस्पताल का उद्घाटन होना है, लेकिन आज तक भवन उद्घाटन का इंतजार ही कर रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने जायजा लिया। कोरोना के इस संक्रमण काल में जब अस्पताल और बेड कम पड़ रहे हैं, तब झारखंड के अंदर कई ऐसे भवन हैं जो अब तक अस्पताल के रूप में तब्दील हो जाने चाहिए थे। इस वक्त हम रांची के उरमांझी इलाके में हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरे ठीक पीछे जो बड़ा सा भवन, आलीशान भवन बनकर कई वर्षों से तैयार है, वो अस्पताल था। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक वो बन नहीं पाया, अब तक अस्पताल का रूप नहीं ले पाया है। इसलिए इस इतने बड़े से भव्य भवन में जो अस्पताल के रूप में इस कोरोना काल के समय लोगों की जान बचा सकता था, वो आज खंडहर में तब्दील हो रहा है। उरमांझी के इस पांचा इलाके में इस पहाड़ के ऊपर इस तरह के कई भवन बनाए गए हैं। आपको
तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कई ऐसे इस पहाड़ के ऊपर ऐसे भवन बनाए गए हैं जो उपयोगी नहीं हैं। मतलब करोड़ों करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, भवन निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन इसका उपयोग आज तक नहीं हुआ। कई ऐसे और भी भवन हैं जिसे आप कहें स्टाफ क्वार्टर के रूप में कहें या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि जानकारी मिल रही है, जो जानकारी हम तक पहुंची है, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ के ऊपर इस बात को बताने वाला भी कोई नहीं है कि हम जिस अस्पताल की परिकल्पना कर रहे हैं इस भवन के अंदर हो जाना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं हो पाया, किस वजह से नहीं हो पाया, ये बताने वाला भी इस पहाड़ के ऊपर कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको आलीशान भवन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस भवन के अंदर न तो डॉक्टर हैं, न दवा है, न मरीज है, न कोई बेड है, न कोई ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आलीशान, एक भव्य भवन को आप जरूर देख सकते हैं, जो शायद अस्पताल के रूप में, अस्पताल की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। लेकिन तस्वीरें चूंकि झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि किस तरह से समय के साथ ये भवन खंडहर में तब्दील होता चला जा रहा है। कोई भी किसी भी तरह का निर्माण कार्य, या हम ये कहें कि अंदर की जो तस्वीरें हैं, चाहे वो खिड़की के शीशे टूटे हुए हों, अंदर किसी भी तरह का कोई बेड ना हो, अंदर किसी भी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं दिख रही हो। मतलब जो हम कह रहे हैं कि यहाँ इस वीरान पहाड़ पर जिस तरह से भवन का निर्माण किया गया, जिस सोच के साथ, जिस विभाग के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है, वो सोच कहीं से भी धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। न्यूज़ 18 की पहल से प्रखर को अब मां के लिए बेड मिल जाएगा। गोड्डा के रहने वाले प्रखर नाम के युवक ने जिस तरीके से ये गुहार लगाई कि देखिए मां को बेड नहीं मिल रहा है, युवक ने अपनी मां के लिए ऐप के जरिए बेड की तलाश की थी। अमृत वाहिनी ऐप पर प्रखर को बेड भी मिल गया, लेकिन जब प्रखर मेदांता अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने बेड देने से ही इनकार कर दिया। साथ ही अमृत वाहिनी ऐप को भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कल ही अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया था। हमने प्रखर की आवाज को बुलंद किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इस बाबत हमने सवाल भी किया कि प्रखर को आखिर बेड क्यों नहीं मिला, अब प्रखर क्या करें। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सवालों का बड़ी ही संजीदगी से जवाब भी दिया और प्रखर से ये वादा किया कि आपको रिम्स में बेड मिलेगा। आप अपना पूरा डिटेल उन्हें भेज दें। कोई भी निजी अस्पताल यदि इस विपदा की घड़ी में राज्य की जनता के साथ अर्थदोहन करेगा या नाजायज करेगा या उसके साथ बदसलूकी करेगा, तो हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इनको कहिए रिम्स में जाने के लिए, मैं इनका सारा नंबर मुझे दे दीजिए, मैं इनका लाइन अप कर देता हूँ, रिम्स में करवा देता हूँ। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को इन दिनों झारखंड मजबूती के साथ दूर करता नजर आ रहा है। रांची एयरपोर्ट पर हर दिन हिंडन, ग्वालियर, चंडीगढ़, आगरा और भोपाल से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स को रांची पहुंचाया जा रहा है और रविवार को रांची एयरपोर्ट पर 10 मालवाहक विमानों की लैंडिंग भी हुई। रांची में 13 खाली ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए। 150 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी यहां पर एयरफोर्स के जहाज से पहुंचे। सभी ऑक्सीजन टैंकर सिलेंडर को बोकारो भेजा गया। कोविड की दूसरी लहर में बोकारो की पहचान बदल गई है। जी हां, बोकारो देश के लिए संजीवनी वाला शहर बन गया है, जो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। ट्रेन के जरिए बोकारो से प्राणवायु भेजी जा रही है। देश में जारी ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तारणहार की भूमिका में दिख रहा है। बोकारो स्टील प्लांट ने जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर जिंदगी दी है। प्लांट 24 घंटे इस काम में लगा हुआ है और इसके कर्मी बगैर थके दिन रात पसीना बहा रहे हैं।
ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस प्लांट से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मरीजों तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए सेल के सभी प्लांट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। जरूरत को देखते हुए दोनों ही प्लांट में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति झारखंड और दूसरे राज्यों से आ रही डिमांड के मुताबिक और सरकार के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। घाटशिला में एक 11 साल के लड़के ने कचरे से ब्लूटूथ ईयरफोन बनाया है। अमाई नगर का रहने वाला राज धीबर छोटे सी उम्र में कमाल करके उन्होंने दिखाया है। राज धीबर ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ब्लूटूथ ईयरफोन बनाया। खास बात यह कि अगर आप मोबाइल 200 मीटर से अधिक दूर पर है अगर आपका ये मोबाइल, तब भी आपको आवाज सुनाई पड़ती है। इतना ही नहीं, इस ब्लूटूथ ईयरफोन की आवाज ओरिजिनल ब्लूटूथ की आवाज से काफी तेज है। बैटरी लगा, ब्लूटूथ का मशीन लगा, हेडफोन का स्पीकर लगा और लैपटॉप लगा और जो बैटरी नहीं बैटरी का लगा। और कैसे था दिमाग में आया? कैसे दिमाग में आया कि हम ये सब बनाएगा? हम ऐसे ही लोग के पास देखते हैं, हम ऐसे हेडफोन ब्लूटूथ हम भी बनाएंगे, ये सोचा और बनाया। घर पे तो कुछ नहीं करता, खाली सामान फेंक देता है ना, तो वो जला वाला सामान लाता है घर में, चुन चुन के कुछ नया चीज निकालता है और जो कुछ घर में बनाता रहता है। इस बार क्या बनाया? इस बार एक ब्लूटूथ वाला हेडफोन बनाया है। इसको जब रुकता है ना, ये कहाँ से कचरा से उठा के लेके आते हैं और वो बनाते हैं, लेकिन कैसे जो बनाते हैं खुद मुझे मालूम नहीं है। वो इधर उधर तो उठा के लेके आते हैं, बस वही बात है। तो अपने रुकते हैं? हाँ रुकते हैं, तो हम बोला कम से कम 2 साल पढ़िए, तो पढ़ते ही नहीं तो क्या करेंगे? बोलिए, बताइए क्या लगता है बच्चा आगे बढ़ के क्या बनेगा? वही हम बोला 2 क्लास पढ़ते जाने से कुछ तो बन सकता है, जो इतना कुछ कर रहा है। बच्चा के ऊपर में ऐसा टैलेंट हमको नजर आ गया है जो कि लगा कि इसको दुनिया को छा जाना चाहिए। तो ये बच्चा इतना टैलेंट है कि फेंका हुआ कूड़ा कदान से सामान उठा के ये अपना एक नया जिंदगी को शुरू करना चाहता है, और इतना दिमाग इसके पास में है जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। कि कृपया इस पर इस लड़का आगे उन्नति करे, इस पर आप लोग थोड़ा सा कृपा करें। धनबाद के जोड़ा पोखर में बेकाबू कार खड़ी ऑटो में जाकर टक्कर मार देती है, जिस के दौरान एक घर में ये कार जाकर घुस गई। हादसे में घर के सदस्य हालांकि बाल बच गए हैं, वहीं ऑटो और घर में घुसी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में था, हालांकि कार सवार भागने में कामयाब रहा। चतरा में प्रशासन ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 25-25 हजार रुपए में माफिया की ओर से मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचे जा रहे थे। कालाबाजारी और ग्राहकों को डिलीवरी के लिए स्टॉक में रखे गए 25 भरे और 11 खाली बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस ने जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने कालाबाजारी गैंग के सदस्य सतीश कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।